I'm sorry, good morning. And thank you very much for giving me an opportunity to मैं अपने विचार महात्मा गांधी एक भारतीय विचारक, वर्तमान संदर्भ, हमें महात्मा गांधी की क्यों याद आती है और महात्मा गांधी से भारतीय समाज को क्या मिला, इन सब बातों पे मैं आपसे चर्चा करूंगा। हेलो, एम आई ऑनलाइन? मैडम, आई एम ऑनलाइन। आई एम ऑनलाइन, आप देखो। शुड आई स्टार्ट? थैंक यू अंशु केडिया जी, आपने मुझे एक अवसर दिया जिसपे कि मैं महात्मा गांधी को एक भारतीय विचारक के रूप में याद कर सकें। महात्मा गांधी को हमारी अभी आवश्यकता क्यों है, हम क्यों महात्मा गांधी को याद करना चाहते हैं। तो वर्तमान संदर्भों में ऐसी कौन सी परिस्थितियां आई जिन परिस्थितियों के कारण हम लोगों को महात्मा गांधी को आज याद करने की आवश्यकता है। वो क्या राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं, वो क्या अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं, और इन्हीं सभी बातों पे मैं बातचीत करूंगा। और जो बातचीत मैं आपसे कर रहा हूँ उस बातचीत के विशेषकर इसको 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। मैं उन शिक्षकों में से नहीं हूँ जिन्हें आप सेमिनारिस्ट कह सकते हैं। ऐसा नहीं है, सेमिनार्स में नहीं गया हूँ। प्रारंभ में सेमिनार में जाया करता था, बड़े हौसले थे, हौसले के साथ जाते थे। लेकिन कालांतर में मैंने महसूस किया कि कोई नए आइडियाज शेयर नहीं करते, और जिन नए स्कॉलर्स के पास वो नए आइडियाज होते हैं उन्हें प्रस्तुत करने के मौके नहीं मिलते हैं। कहा जाता है कि 2 मिनट में, 5 मिनट में, 7 मिनट में आप अपनी बात रखिए। तो धीरे धीरे ये हुआ कि मैंने सेमिनार्स में जाना बंद कर दिया और काफ़ी समय से मैं नहीं गया। एक मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस रिसर्च है उज्जैन में, वो लोग बहुत अच्छा और संजीदा काम कर रहे हैं, वहाँ जाता हूँ। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज़ या आपके अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, अध्ययन संस्थान है, उसमें जाता हूँ। वहाँ कुछ डिबेट्स होते हैं, कुछ नए आइडियाज हम लोग शेयर करते हैं। और इस बातचीत को मैं एक बड़े स्कॉलर को मैं डेडिकेट करना चाहूँगा, जिनका दुर्भाग्य से मैं कभी छात्र नहीं रह सका। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ा लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संस्थान में था। मैं प्रोफेसर गुरप्रीत महाजन का स्टूडेंट नहीं बन सका। बड़ी स्कॉलर हैं और उनसे मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। तो उन्होंने मुझे कोई एक बड़ा काम दिलवाया, तो मैंने कहा शर्त यह है कि मैं ये सब काम कर दूंगा, लेकिन आपको मेरे विभाग में ग्वालियर में आके एक व्याख्यान हिंदी में देना होगा पॉलिटिकल थ्योरी के महत्व का। और ये उनकी महानता थी कि वो ग्वालियर आई, हम लोगों के साथ 2 दिन रही, और उन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर एक हिंदी में बहुत अच्छा व्याख्यान प्रस्तुत किया। तो ये जो बातचीत है, मैं उनको और दिल्ली विश्वविद्यालय के एक और महान शिक्षक प्रोफेसर रणधीर सिंह को डेडिकेट करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं अपनी बातचीत यहाँ से शुरू करता हूँ कि किसी भी भारतीय विचारक को
समझना बहुत मुश्किल है। मुश्किल मैं इसलिए मानता हूं कि पाश्चात्य जगत के अगर दर्शन का हम लोग अध्ययन करते हैं, उनके पूरे के पूरे जो थॉट प्रोसेस का हम लोग अध्ययन करते हैं, तो एक लाइन में पूरा का पूरा उनका दर्शन है वो है। सुकरात से शुरू होता है, या उसके पहले भी कुछ जो साइंस के फिलोसोफर्स थे और वो दूसरे फिलोसोफर्स थे, वहां से पूरी लाइन शुरू होती है। सुकरात, प्लेटो, अरिस्टोटल, और बाद में वो लाइन आज तक, और आज के वर्तमान के जो बड़े फिलोसोफर हैं, फिलोसोफ ज़िज़ेक, उन तक एक लाइन में पूरी फिलोसफी चलती है। मेरा लाइन से कहने का मतलब ये नहीं है कि एक दार्शनिक ने कोई विचार दिया और उसको वो फॉलो किया। कोई विचार वहां पे एक दार्शनिक देता है, उसके समर्थन में विचार आते हैं, उसके विरोध में विचार आते हैं, उसका रैशनल तरीके से उसकी आलोचनाएं प्रस्तुत की जाती हैं, और ऐसे धीरे धीरे करते हुए एक साहित्य का निर्माण होता है। लेकिन एक हम लाइन खींच सकते हैं। भारतीय जो दर्शन परंपरा रही है, जो विचार की परंपरा, ज्ञान की परंपरा रही है, उस परंपरा में डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट, एक कहीं कुछ है, कोई न्याय की बात कर रहा है, कोई भौतिकवाद की बात कर रहा है, तो देयर आर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट। कोई आध्यात्म की बात कर रहा है, कोई योग की बात कर रहा है। उनमें कोई लिंकेजेस नहीं है कि वो इनके शिष्य थे, इन्होंने उनकी बात ली और की। लेकिन कहानी ये है कि जब तक उन पाश्चात्य विचारकों को और दर्शन को हम नहीं समझ सकते, नहीं समझते हैं, तब तक हम भारतीय विचारक को नहीं समझ सकते। चाहे वो विचारक महात्मा गांधी हों, चाहे विचारक वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हों, चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हों, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो, जवाहरलाल नेहरू हों। यूनिवर्सिटी का नाम बार बार निकल जाता है, राष्ट्रद्रोही संस्थान। तो वो इसलिए क्योंकि हमारी जो परंपरा थी, वो परंपरा एक लंबे समय तक डिबेट की परंपरा रही है। वो परंपरा हमको उपनिषद से मिलती है, वेद और पुराणों से मिलती है, वो एंशिएंट पोएट्री में मिलती है, एंशिएंट ड्रामा में मिलती है, वो कॉस्मोलॉजिकल टेक्स्ट में मिलती है, वो हमारे सूफी और भक्ति आंदोलनों में मिलती है, और धीरे धीरे जो मिडिवल जो हमारी फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी से वो तमाम चीज़ें आती हैं। तो डिबेट की परंपरा रही है, और नॉलेज जनरेशन की भी परंपरा रही है। नॉलेज जनरेशन की परंपरा में जैसे अगर कहा जाए तो गौतम बुद्ध की परंपरा है, जिसमें नॉलेज जनरेशन के लिए प्रकृत, विकृत, परिष्कृत, जिसको बाद में हीगल ने अंगीकार किया। अब गौतम बुद्ध से किया है या नहीं किया है, दिस इज डिबेटेबल, मुझे जानकारी भी नहीं। तो उन्होंने थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस की बात की। उसके साथ साथ यूरोप में फिर दो बहुत महत्वपूर्ण बौद्धिक आंदोलन हुए, एनलाइटनमेंट और रेनेसां। और धीरे धीरे यह स्थापित हुआ कि कोई भी समाज अगर मॉडर्न सोसाइटी है, तो वो मॉडर्न सोसाइटी केवल वो हो सकती है जो अपने तर्क के आधार पे अपने लक्ष्य तय करती है, जो अपने तर्क से आधारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तर्क को माध्यम के रूप में चुनती है। तो वो सोसाइटी मॉडर्न होगी। यहाँ पे एक बात और है कि जो उस कॉस्मोलॉजिकल ट्रैप जो है, मुझे खाना नहीं मिला, अल्लाह मालिक, मुझे नौकरी नहीं मिली, भगवान की यही कृपा थी, मदर मैरी यही चाहती थी, या जीसस क्राइस्ट यही कहते थे, या यह उनकी इच्छा है, जो हमारी कमियां हैं, जो परेशानियां हैं, और हम जिनको अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भगवान के ऊपर दे देते थे। कॉस्मोलॉजिकल ट्रैप था। तो एनलाइटनमेंट और रेनेसां के बाद वो उस कॉस्मोलॉजिकल ट्रैप से बाहर हम लोग, मानवता निकलती है और अपने लक्ष्यों को, अपनी हर चीज को वो तर्क के आधार पर निश्चित करते हैं,
और तर्क के माध्यम से उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ये एक मॉडर्न, जो आज का युग है, मॉडर्निटी जिसको हम कहते हैं, मॉडर्न एज, विज्ञान पे आधारित, तर्क पे आधारित, मशीनों पे आधारित, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। तो वहां से फिर कुछ डिबेट्स भी शुरू होते हैं और उन डिबेट्स के माध्यम से जो राजा और पुरोहित का जो एकाधिकार था सत्ता के ऊपर, राज सत्ता के ऊपर, वो टूटता है। और धीरे धीरे कालांतर में अगर हम लोग अध्ययन करते हैं तो रेनेसां के बाद फिर धीरे धीरे ट्रेड के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से, पॉलिटिक्स के माध्यम से, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के माध्यम से डेमोक्रेसी को अंगीकार किया जाता है और धीरे धीरे डिसेमिनेशन होता है। फिर ये होता है कि डेमोक्रेसी अगर है तो डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, तो उसमें स्वतंत्रता होना चाहिए, उसमें अधिकार होना चाहिए, उसमें न्याय होना चाहिए, उसमें पब्लिक स्फीयर होना चाहिए, उसमें पब्लिक स्पेस होना चाहिए, उसमें जेंडर जस्टिस होना चाहिए, उसमें तमाम और प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं, वो होना चाहिए। तो इस पूरे के पूरे डिबेट ने नई वोकेबुलरी हम लोगों के सामने प्रस्तुत की, नए शब्द आए, नई अवधारणा आई, नई व्यवस्था, प्रजातंत्र एक हमारे सामने व्यवस्था आई। तो जब हम आधुनिक भारतीय विचारकों को पढ़ते हैं तो ये बैकग्राउंड हमारे लिए जरूरी, और वो डिबेट की परंपराएं जो यूरोप में हुई, जो किसी बात को यूं ही स्वीकार नहीं करना है, तर्क के आधार पर स्वीकार करना है या तर्क के आधार पर खंडन करना है। तो आप एक तर्क दीजिएगा, उस तर्क के समर्थन में अगर कुछ बात कह रहे हैं तो वो अतार्किक ना हो, वो तर्क पे आधारित हो, और फिर आप इस तरीके से साहित्य का एक बहुत निर्माण होता है और उस कॉन्सेप्ट को, उस शब्द को कॉन्सेप्ट को थेरीज को किताबों में और ऐसी बहुत सारी चीज़ों में वो होता रहता है। तो ये सब बातें जरूरी हैं। तो जो आधुनिक जो भारतीय विचारक थे, सब लोगों ने उन्हीं मापदंडों के ऊपर सोचा। और ट्रेजेडी हम लोगों की ये है कि हमारी जो ट्रेनिंग है, या मेरी ट्रेनिंग है, और हम जैसे बहुत सारे शिक्षकों की जो ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग ज़्यादातर उन्हीं टूल्स के माध्यम से हुई जो टूल्स हमको पाश्चात्य जगत से मिलते हैं, जो अमेरिका से मिलते हैं, न्यू लिबरलिज्म वगैरह, हायक, फ्रीडमैन, नोजिक, या जो हमको यूरोप से मिलते हैं, जितने भी फिलोसोफर्स हैं यूरोप के, बड़े बड़े जर्मन फिलोसोफर्स, वहाँ से फिर दरिदा, अभी फिलोसोफ ज़िज़ेक, हेबरमास और दूसरे तमाम लोगों से। तो फिर हमारे जो आधुनिक भारतीय विचारक थे वो किन किन चीज़ों को कैसे एड्रेस करते हैं। मैं यहाँ पे ये कतई नहीं कहना चाहता हूँ कि भारत में वो परंपराएं नहीं थी। मैंने कहा गौतम बुद्ध की परंपरा थी, मैंने ये कहा कि सूफी परंपरा थी, भक्ति की परंपरा थी, मध्ययुगीन बहुत साहित्य है जिस साहित्य में तमाम वो परंपराएं हैं। और इन सब बातों के ऊपर जो आधुनिक है, जो मैंने कहा अधिकार है, न्याय है, स्वतंत्रता है, पब्लिक स्फीयर है, पब्लिक स्पेस है, और तमाम बातें, सिविल सोसाइटी है, इन सब के ऊपर कुछ ना कुछ है। लेकिन वो उस प्रकार से डेवलप नहीं हुआ। ये डिबेट का दूसरा हिस्सा है कि मैं कभी पॉलिटिकल थ्योरी पे, स्ट्रक्चर के ऊपर अगर कभी आपसे बातचीत करूंगा तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि पॉलिटिकल थ्योरी कैसे डेवलप होती है, क्या होना चाहिए, और कैसे वो अपने आप को कंप्लीट करती है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि भारत में वो परंपराएं थी डिबेट्स की। आप छांदोग उपनिषद को देखें, किसी भी उपनिषद को देखिए, डिबेट्स हैं। आप अष्टावक्र गीता को देखिए, डिबेट्स हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब को मैं यहाँ रेफर करना चाहूँगा। माइकल डोमिट एक पोस्ट वॉर मेजर ऑक्सफोर्ड फिलोसोफर, उनकी किताब है एनालिटिक फिलोसफी। उसमें बहुत अच्छी बात कहते हैं, ब्लैंकेटिंग ऑफ ट्रेडिशन की बात करते हैं। तो ब्लैंकेटिंग ऑफ ट्रेडिशन में यह होता है कि जो प्योरेस्ट है वो बचा हुआ, चाहे वो धन हो, संपत्ति हो, चाहे वो ज्ञान हो, कोई भी चीज जब तक द्वंद्व नहीं होगा, प्रकृत विकृत, परिष्कृत, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस, उसका विकास नहीं होगा,
उसका विकास जब भी संभव है जब वो एक ज्ञान दूसरे समाजों के ज्ञान से टकराए, एक ज्ञान दूसरी विधाओं के ज्ञान से टकराए, और उस द्वंद्व में फिर जो जो निष्कर्ष निकलेगा, जो सिंथेसिस होगी, जो निकलेगा, परिष्कार होगा, वो फिर ज्ञान होता है। तो माइकल डुमेट बहुत अच्छे तरीके से कहते हैं कि ब्लैंकेटिंग ऑफ ट्रेडिशन हुआ, और ये शंकर के आंदोलन के टाइम से शुरू हुआ 1000 एडी महेश्वर से, जब उन्होंने शैवाइट मत की बड़े शक्ति के साथ इस मध्य प्रांत में जिसमें मैं रहता हूँ, भारत के बीच में, सेंट्रल इंडिया, उसमें बनारस से लेके और ये तमाम बातें हैं, थोड़ा राजस्थान, नीचे गुजरात, मतलब गुजरात वगैरह, ये सब महाराष्ट्र वगैरह, सब ये इलाका जो सेंट्रल इंडिया है, वहाँ पे शैव मत की स्थापना हुई और बड़ी ताकत के साथ हुई। जो नागा साधु हमारे थे वो बड़े फौजों की तरह और हथियारों के साथ उन्होंने सब कुछ किया और वो स्थापित हुए। तो बुद्धों को भगाया गया, पर्ज आउट किया गया, जैन मतावलंबियों को पर्ज आउट किया गया, और जो वैष्णवाइट्स थे उनको पर्ज आउट किया गया और शैव मत की स्थापना हुई। इस परिप्रेक्ष्य में जो हमारे यहाँ ज्ञान परंपरा थी, वो ज्ञान परंपरा थी गुरुकुल की परंपरा, वो ज्ञान परंपरा थी उपनिषदों की परंपरा, वेदों पुराणों की परंपरा, एंशिएंट पोएट्री की परंपरा, एंशिएंट ड्रामा की परंपरा, जहाँ बातचीत होती है, जहाँ विवाद होते हैं, जब विवाद से वाद विवाद होते हैं, जहाँ आलोचनाएं होती हैं, जहाँ समालोचनाएं होती हैं, तो उससे सब लोग जनरेट होते हैं। लेकिन जैसी ब्लैंकेटिंग ऑफ ट्रेडिशन होती है, जो गुरुकुल का कॉन्सेप्ट था, एक गुरु पढ़ा रहा है और बहुत सारी चीजें वो डिसेमिनेट कर रहे हैं, और वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिलती है। सांदीपनी के आश्रम में कृष्ण जाते हैं और उनके भाई के साथ जाते हैं, बाद में जो भी सीख के आते हैं फिर ब्रज में जाके और वो उसका प्रचार प्रसार करते हैं, ज्ञान का परिष्कार करते हैं, और फिर वो गीता लिखी जाती है और अद्वैत एक नई दर्शन के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। तो वो डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज बंद हो जाता है ब्लैंकेटिंग ऑफ ट्रेडिशन में। यहाँ सबसे खतरनाक ये हुआ कि जो गुरु शिष्य परंपरा थी वो पिता पुत्र परंपरा हो गई। पिता श्रुति से ज्ञान देते थे, गुरु श्रुति से ज्ञान देते थे, है ना, मतलब मौखिक ज्ञान देते थे, वो शिष्य में जाता था। अब वो पुत्र में जाने लगा, पुत्री में भी नहीं, अब तो जेंडर्ड था, मतलब मामला पूरा जेंडर्ड हो गया। तो अगर पुत्री में जा रहा होता तो अपनी ससुराल जाती, ससुराल जाके उसको ज्ञान को वो डिसेमिनेट करती, वो नहीं हो पाया। अब पुत्र हुए 50 साल के और पूरा ज्ञान जो पिता के पास था या गुरु के पास था, पिता और गुरु एक, उनके पास जो ज्ञान था वो पुत्र को मिल गया। अब निमोनिया हुआ और पुत्र मर गए, या मतलब वो मानसिक रूप से विकृत हो गए। गांजा वगैरह बहुत मतलब चलता था उस जमाने में, तो कई बार ऐसी चीजें हुई और विकृत हो गए। अब वो ग्रैंडसन को सिखा रहे हैं, ग्रैंड डॉटर को सिखा नहीं सकते और दूसरों को सिखा नहीं सकते, अपने ग्रैंडसन को सिखा रहे हैं। ग्रैंडसन 8-9 साल का हुआ, 10-12 श्लोक सीखे उसने, और वो जाके गुरुजी खत्म हो गए, पिताजी खत्म हो गए, दादा खत्म हो गए। अब वो ज्ञान वहीं रह गया, 10 श्लोक तक रह गया। जो हजारों श्लोक थे उनके पास श्रुति से जो ट्रांसमिट हो रहे थे जनरेशन टू जनरेशन फ्रॉम हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, वो वहां पर बंद हो जाता है। तो यहाँ ब्लैंकेटिंग ऑफ ट्रेडिशन हुई। ब्लैंकेटिंग ऑफ ट्रेडिशन से जो सबसे खतरनाक बात हुई वो ये कि जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट जिसमें मैंने शुरू में कहा था, फ्रीडम, इक्वालिटी, राइट्स, पब्लिक स्पेस, सिविल सोसाइटी, पब्लिक स्फीयर, जस्टिस, सोशल जस्टिस, जेंडर जस्टिस और वगैरह बहुत सारी चीजें, उन पे हम लोग डिबेट नहीं कर सकते। अगर ब्लैंकेटिंग ऑफ ट्रेडिशन नहीं हुआ होता तो वो हम लोग लगातार जो मॉडर्न जितने भी वोकेबलरी है, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं, जो मॉडर्न डेमोक्रेसी के लिए जो जरूरी स्तंभ हैं, जो उसके अंग हैं, जो उनकी खिड़कियां हैं प्रजातंत्र की, वो उन सब पे हम लोग डिबेट कर रहे होते, और वो डिबेट भी उतने ही ज्यादा रिच होते जितने की उपनिषद वगैरह में हम लोगों को मिलते हैं। तो हम वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स को हम लोग बात नहीं कर सके। अब क्या होता है कि पहला जो मेजर चैलेंज उस ट्रेडिशनल नॉलेज, ट्रेडिशनल हायरार्कियल इंडियन सोसाइटी को जो मिलता है वो पेरियार से मिलता है, वो डॉक्टर अंबेडकर से मिलता है, और महात्मा गांधी से तो परंपराओं को एक प्रकार से कई चीजों में, अब इसे बाद में बात करूंगा,
कई चीज़ों को महात्मा गांधी वहाँ पे भी चैलेंज करते हैं, लेकिन वो पूरा का पूरा जो पाश्चात्य दर्शन था, जो लिबरल फिलॉसफी थी, जिससे जनित व्यक्तिवाद आया, जिससे जनित आज नव उदारवाद हमारे समाज में है, उसको पूरे के पूरे को वो आधारभूत रूप से महात्मा गांधी उसको चैलेंज करते हैं। तब जाके मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वेस्टर्न फिलॉसफी या वेस्टर्न थिंकर्स, ये जो मॉडर्न थिंकर्स हैं, जो रेनेसां के बाद के हैं, जो एनलाइटनमेंट के बाद के हैं, उनका अगर हमको उनके अवधारणाओं के, उनके वोकैबुलरी, उनके शब्द को अगर हमारी समझ नहीं है, तो हम महात्मा गांधी का इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते, हम अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर का इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते, हम नेहरू के विचारों का इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते, उनके द्वारा दी गई पॉलिसीज का इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते, क्योंकि सही पर्सपेक्टिव में हम जब ही समझेंगे जब वो तुम्हारा हमारा बैकग्राउंड होगा। तो यूरोपियन दर्शन हमको समझना है, देखिए मतलब दिक्कत की बात यही है, और उसके साथ साथ हमको हमारी परंपराओं का भी एक पूरी की पूरी जानकारी होना चाहिए। जो वेद है, जो पुराण है, जो उपनिषद है, जो सूफी परंपरा है, जो भक्ति परंपरा है, जो इंडियन रेनेसां जिसको हम कहते हैं, पुनर्जागरण, इन तमाम परंपराओं को जब हम समझते हैं, दोनों परंपराओं को समझना बहुत अधिक आवश्यक है। यूरोपीय दार्शनिक को समझने के लिए भारतीय परंपराओं का समझना जरूरी नहीं, या चीन की परंपराओं का समझना जरूरी नहीं, या इजिप्ट के या दूसरे और दर्शनों का समझना जरूरी नहीं। वो अगर आप प्लेटो को ढंग से समझ रहे हैं, सुकरात को ढंग से समझ रहे हैं, तो आप पूरी चेन, वही शब्द हैं, उसी चीज का विकास है और उसी चीज का विनाश है, उसी चीज की आलोचना है, उसी चीज का समर्थन है। तो यहाँ मैं जो मेरा इस बातचीत का जो 1/3 हिस्सा समझ लीजिएगा, वो यहाँ पे होता है कि भारतीय विचारक और महात्मा गांधी जैसे विचारक, इनको समझने के लिए बहुत अधिक आवश्यक ये हो जाता है कि हम लोग पाश्चात्य जगत की तमाम बातें जो जनित हैं, जो मॉडर्न वोकैबुलरी में हैं, जो पॉलिटिकल फिलॉसफी में हैं, जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल फिलॉसफी में, उनकी हमको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। आप देखिए मतलब बहुत सिंपल तरीके से महात्मा गांधी ने लिखा, और विशेषकर हिंद स्वराज। हिंद स्वराज जब मैं क्लास में, एमए की क्लास में गांधी इंट्रोड्यूस करता हूँ, ये इसी प्रकार का इंट्रोडक्शन रहता है, तो मैं हर स्टूडेंट से कहता हूँ कि हिंद स्वराज जरूर खरीदें। सभी लोग खरीदते हैं। फिर उनसे कहता हूँ कि 5 बार पढ़िए। जब आप 5 बार पढ़ेंगे तब उसके बाद हम इसके ऊपर बात करेंगे। जब आप 5 बार पढ़ लेंगे फिर अपन हिंद स्वराज पे बात करेंगे। मैं आप सभी लोगों से भी ये विनती करता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो नए स्कॉलर्स हैं, जो नए टीचर्स हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, वो हिंद स्वराज को खरीदें और उसको कम से कम 5-5 बार पढ़ें। उसको बहुत सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, बहुत गूढ़ है, बड़ा मुश्किल है उसको समझना। उसको समझने के लिए एक उम्र चाहिए, और उसको समझने के लिए वो 20 पुस्तकें जरूर पढ़ना है जो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज के लास्ट में लिखी है। कि इन किताबों को मैंने पढ़ा, वो चाहे लियो टॉल्स्टॉय की 5-6 किताबें हों, चाहे वो भारतीय अर्थशास्त्र के ऊपर पुस्तकें, रजनीकांत दत्ता की किताब हो, नौरोजी की किताब हो, वो कारपेंटर की किताब हो, वो हेनरी मेन की विलेज कम्युनिटीज किताब हो, ऐसी उन्होंने 20 किताबों के रेफरेंसेस किए। जब ईमानदारी से वो किताबें हम लोग पढ़ लेते हैं तब हमको समझ में आता है। और हिंद स्वराज के बारे में मैं क्या कहूँ, जो महात्मा गांधी के कंटेम्प्रेरीज थे, जिन्होंने 1909 के बाद और मतलब 20 तक जिन लोगों ने वो किताबें पढ़ी, तो वो कहते थे ये बकवास है, बेकार किताब है। लेकिन जब लियो टॉल्स्टॉय ने उसके ऊपर कमेंट की और उसने कहा कि इस पुस्तक में जो आज की समस्याएं हैं, जो भविष्य की समस्याएं हैं और पूरी मानवता की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को ये पुस्तक में बहुत सारे निचोड़ प्रस्तुत करती है और उन समस्याओं को लड़ने के लिए हमको हिम्मत प्रदान करती है। तो ये मतलब ये है। और कृपया करके यहाँ ऐसा ना समझा जाए कि मैं पाश्चात्य दां हूँ या वेस्टर्न फिलॉसफी का हामी हूँ, उसका प्रचारक हूँ या किसी भी प्रकार से मैं वेस्टर्न फिलॉसफी को भारतीय स्टूडेंट्स के ऊपर, भारतीय फैकल्टी के ऊपर मैं थोपने की कोई कोशिश कर रहा हूँ। और कम से कम ये ना माना जाए कि मैं अंधभक्त हूँ। मैं अंधभक्त नहीं हूँ, बिल्कुल कतई नहीं। तो जब अंधभक्त यहाँ नहीं हूँ तो फिर मैं वहाँ पे भी नहीं। तो ये अधिक आवश्यक है कि जब इन तमाम बातों को हम समझते हैं तब फिर हम गांधी को धीरे धीरे समझना शुरू करते हैं। और जब गांधी को हम लोग समझ लेते हैं तो उसके बाद हम लोग फिर
गांधी को एक्सप्लेन करते हैं क्लासेस में, और हम लोगों से सीख के कोई स्टूडेंट हमसे आगे निकलते हैं और गांधी के ऊपर और गहन और गूढ़ अध्ययन करते हैं। तो ये सब कुछ आवश्यक है। अब दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि गांधी को हम याद क्यों कर रहे हैं, आज क्या जरूरत है गांधी की, उनको गांधी क्यों याद आ रहा है? तो ये कॉन्टेक्स्ट है, ये परिपेक्ष है, और ये बड़ा अजीब सा परिपेक्ष है और डायरेक्शन विहीन है। क्योंकि हायक को, फ्रीडमैन को और नॉजिक को अगर हम लोग न्यू लिबरलिज्म को पढ़ते हैं तो कहते हैं मार्केट डिसाइड करेगा क्या होने वाला है। तो मार्केट क्या डिसाइड करेगा कि मार्केट की अभी कोई पॉलिसी नहीं है, जब मार्केट अपने रिक्वायरमेंट्स के अनुसार करेगा। तो मार्केट समाज के ऊपर हो गया, मार्केट राजनीति के ऊपर हो गया, मार्केट संस्कृति के ऊपर हो गया, और सब कुछ मार्केट हो गया। मार्केट एक बहुत छोटा सा अंग है हमारे जीवन का। बाजार गए, शक्कर खरीदी, नमक खरीदा, आपके मिर्ची खरीदे, जूते खरीदे, कपड़े खरीदे और दुकान बंद। बाकी हमारा परिवार है, हमारा समाज है, हमारे गाने बजाने हैं, हमारे संस्कृति है, हमारी बातचीत है, हमारा दर्शन है और बहुत सारी चीजें, लेकिन वो सब मार्केट के ऊपर आधारित है। तो इन सब चीजों ने जो विकृतियां प्रस्तुत की हैं, वो उनके ऊपर मैं थोड़ा सा आज के कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बात करना चाहता हूँ। और मैं आप सब लोगों से एक विनती करता हूँ कि बहुत दिनों बाद कोई एक अच्छा लेक्चर मैंने सुना। कैरोल कार्डवेल्डर एक लेडी है जिसने कैम्ब्रिज एनालिटिका को एक्सपोज किया था ऑब्जर्वर। उसका सिलिकॉन वैली का एक बहुत जोरदार भाषण, और सिलिकॉन वैली में जो सिलिकॉन वैली के भगवान हैं, मार्क जुकरबर्ग, जैक डाइसी, सेरिल स्टनबर्ग, लैरी पेज, ये भगवान है सिलिकॉन वैली के, ये सब सामने बैठे हुए। और जिस तरीके से उसने उनको एड्रेस किया है, जैसे कि जब हम लोग थे तब तो वो सब व्यवस्थाएं थी स्कूल में कि हमको ऐसे ही पढ़ाया जाता था शिक्षकों द्वारा। अब तो आप यू कांट टच, यू कांट स्कोर। वो ठीक है, ह्यूमन राइट्स है, बच्चों के अधिकार हैं, बहुत अच्छी बात। समाज विकसित होता है, विकास करता है। ऐसे करके भाषण दे रही है और वो कह रही है कि मुझे बहुत थ्रेट्स दी गई कि मैं इसको ऑब्जर्वर में छापूं नहीं, कि किस प्रकार से कैम्ब्रिज एनालिटिका में ने ब्रेग्जिट के में कैंपेन किया, और जो भी उनके पास डेटा था उस डेटा का दुरुपयोग उन्होंने किया। वो डेटा उन्होंने उन लोगों को दिया जो ब्रेग्जिट के समर्थक थे, जो ब्रेग्जिट को सपोर्ट कर रहे थे। तो झूठे नारे, वी विल बी ग्रेट अगेन, वी विल कंट्रोल अवर इकोनॉमी, वी विल बी फ्री, इस प्रकार के नारे उन्होंने दिए। तो यूरोपियन यूनियन से वो अलग हो गए। और उस टाइम जो सीरियस लोग थे वो सब लिख रहे थे और बोल रहे थे कि 149 मिलियन पाउंड्स पर डे का नुकसान होगा अगर हम लोग यूरोपियन यूनियन छोड़ते हैं, और आज उससे ज्यादा हो रहा है जो जॉनसन कर रहे हैं। तो ये कैरोल कार्डवेल्डर कहती है कि आप लोगों ने जो फेसबुक के माध्यम से और दूसरे जितने भी प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, इनके माध्यम से जो आपने लोगों का डेटा इकट्ठा किया है, वो आपने दुनिया की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बेच दिया। और वो पॉलिटिकल पार्टीज आम आदमी के जो डर हैं, भय हैं, और आम आदमी की जो एस्पिरेशंस हैं, उनका वो डेटा पूरा निकालते हैं कि इसको क्या चाहिए, ये क्या एडवर्टीजमेंट देखता है, कौन सी साइट देखते हैं, क्या करते हैं। वो पूरा डेटा इकट्ठा करके फिर वो इलेक्शन में उसका दुरुपयोग करते हैं। तो वो यहाँ कहती है उस भाषण में, आप सुनिएगा, छोटा सा भाषण यूट्यूब पे अवेलेबल है। वो कहती है कि प्रजातंत्र बनाने में सैकड़ों वर्ष लगे, और उन सैकड़ों वर्षों में कुछ नियम बने और हमारा प्रजातंत्र बना। लेकिन आप लोगों ने जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको बर्बाद किया, वो ये स्थिति हो गई कि बहुत सारा पैसा कहीं से आया, ब्लैक मनी, वो आपके पास आया, वो उनके पास कैसे आया और आपने उसका क्या उपयोग किया ये मैं नहीं जानती, लेकिन आपने प्रजातंत्र को
इस प्रकार से बदला है कि प्रजातंत्र वैसा नहीं रहेगा जो सैकड़ों सालों के एक्सपीरियंसेस में हुआ है। तो ये डेमोक्रेसी की एक स्थिति है। और इसी प्रकार से एक मैथ्यू डी एंकोना ने एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है, पोस्ट ट्रुथ। उसमें आप पढ़िएगा कि कैसे लीडर्स झूठ 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 केवल इसी का प्रचार कर रहे हैं, ऐसे नारे दे रहे हैं कि जो लोगों के एस्पिरेशंस को टच करें, जो उनकी भावनाओं को छुएं। वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ट्रम्प का, अमेरिका में घुसने नहीं देंगे, मैक्सिमम दीवार बना देंगे, इनको नहीं आने देंगे, उनको नहीं आने देंगे, वगैरह वगैरह, ये सब कुछ जो अभी भी कर रहा है कि मास्क नहीं लगाएंगे और तमाम बातें। तो ये सब एस्पिरेशंस को टच करने वाली बातें हैं। और वो कहते हैं कि झूठ इस सोशल मीडिया के माध्यम से इतना तेज चलता है कि सच अपने जूते नहीं पहन पाता है और दुनिया भर में झूठ घूम के वापस आ जाता है। जैसे आप मेरे बारे में कहते हैं कि एपीएस चौहान ने किसी लड़की को छेड़ दिया क्लास में, तो जब तक मैं क्लास के बाहर निकलूंगा, जब तक वो पूरे दुनिया में वो घूम चुका होगा साहब के एक शिक्षक है जो बड़ा चरित्रहीन है साहब और क्लास में लड़की को छेड़ देता है। अब मैं उसकी सफाई देता फिरूं, मेरे स्टूडेंट सफाई देते फिरें, वो लड़की भी देती भरे, लेकिन वो उतना नहीं हो पाएगा। तो झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेता है और अपने आप को स्थापित कर देता है। जब सच्चाई को पता पड़ता है कि साहब ये हो रहा है, आप देखिए किसी के खिलाफ भी जो चलता है, तो ये कैंपेन तो मैथ्यू डी एंकोना की बहुत जोरदार किताब है वो, पोस्ट ट्रुथ। तो ये सब कुछ चीजें हो रही हैं। डेमोक्रेसी को और किस प्रकार से बर्बाद किया जा रहा है, उसमें अथॉरिटेरियनिज्म, चुनी हुई सरकारें एकदम अथॉरिटेरियन सरकार बन जाती है, जो पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में नहीं लेती, जो पार्लियामेंट को जानकारी नहीं है कि क्या नीतियां आने वाली हैं, जिसमें कोई डिबेट्स नहीं है। डेमोक्रेसी बेसिकली डिबेट्स है, आप डिबेट कीजिएगा। और जैसे कि नेहरू जी के समय भी लोहिया जी को पार्लियामेंट में रखा जाता था और डिबेट किए जाते थे, वो परंपराएं ही रह गई हैं, खत्म हो गई। वो रूढ़ियां कह सकते हैं आज की भाषा में, वो रूढ़ियां ही रह गई। तो अथॉरिटेरियनिज्म, उसमें आप ब्राजील के अध्यक्ष महोदय को देख लीजिएगा, उसमें ट्रम्प को देख लीजिएगा, उसमें इंग्लैंड के नेताओं को देख लीजिएगा। और अभी कोरोना की आड़ में जो मतलब इन नेताओं ने, प्रजातांत्रिक रूप से चुने हुए नेताओं ने जो जलवा किया, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हंगरी के जो राष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने कह दिया कि साहब मेरे पास आप पूरे इमरजेंसी पावर्स रहेंगे। तो चुना हुआ व्यक्ति, प्रजातांत्रिक रूप से चुना हुआ व्यक्ति, अब वो एक अथॉरिटी बन गया है। इतना ज्यादा पावर्स उन्हें ले लिए हैं कि वो डिक्टेटर बन गया है। बहुत सारे देशों में अखबार बंद करा दिए गए, जॉर्डन वगैरह तमाम देश हैं, केवल इसलिए कि साहब जो अखबारों से कोरोना फैल रहा है। तो आप अखबार बंद कर दो तो कोई एक्सप्रेशन नहीं हो, आपके खिलाफ कोई लिखा ना जा सके, आप क्या खुरापात कर रहे हैं इसका पब्लिकेशन नहीं होना चाहिए। तो वो टेलीविजन के माध्यम से, हम लोग भी ये देख रहे हैं, टेलीविजन के माध्यम से, वो अखबारों के माध्यम से, तो ये बातचीत नहीं हो, अथॉरिटेरियन रिजीम कायम हो रहा है। दूसरा, कंचन चंद्रा ने बहुत अच्छी किताब लिखी है, डेमोक्रेटिक डायनेस्टीज। तो उसमें देखिएगा कि डेमोक्रेसी के माध्यम से, जो डेमोक्रेसी इसलिए आई कि हम लोग डायनेस्टीज को खत्म करेंगे, फीडलिज्म को खत्म करेंगे, और अब वो डेमोक्रेसी के माध्यम से वो डायनेस्टीज क्रिएट हो रही हैं। आप हिंदुस्तान के बहुत सारे स्टेट्स में देख सकते हैं, आप यूपी में देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश में देख सकते हैं, तमिलनाडु में देख सकते हैं, पंजाब में देख सकते हैं, और तमाम स्टेट्स में देख सकते हैं, वो डायनेस्टीज क्रिएट हो रही हैं। देश में देख सकते हैं, है ना, बिहार में देख सकते हैं। तो प्रजातंत्र के माध्यम से डायनेस्टिक रूल, मेरा बेटा ही अब अध्यक्ष बनेगा, उसका बेटा जनरल सेक्रेटरी बन जाएगा, फिर जब मैं मरूंगा तो फिर मेरा बेटा अध्यक्ष हो जाएगा और लड़का जनरल, उसका नाती जनरल सेक्रेटरी हो जाएगा। तो ये सब कुछ क्रिएशन ऑफ डायनेस्टीज थ्रू डेमोक्रेसी, ये अनफॉर्चुनेट एक एस्पेक्ट है। एक हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से डेमोक्रेसी बर्बाद कर रहे हैं, दूसरा हम लोग ऑथोरिटेरियनिज्म के माध्यम से कर रहे हैं, तीसरा हम लोग डेमोक्रेटिक डायनेस्टीज बना रहे हैं, और चौथा जो डेमोक्रेसी को सबसे भयानक जो नुकसान हुआ है वो ये हुआ कि जो डेमोक्रेसी आई, फिर वेलफेयर स्टेट, फिर एडम स्मिथ, रिकार्डो, माल्थस और तमाम लोगों ने जो नेहरू की पॉलिसीज में और दूसरे तमाम चीज़ों में जो हमको देखने को मिलता है वेलफेयर स्टेट, वो रोल बैक कर गई, वो ख़त्म हो गई।
अब कोई उसकी ज़रूरत नहीं है और सखा पूंजीवाद शुरू हुआ। मुझे तो खैर, मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो साइकिलें ही चलाया करते थे, अभी अरबपति हैं, खरबपति हैं, अनाप शनाप प्रॉपर्टी है, 20-20, 15-15 गाड़ियां हैं, लग्जरी कार्स जिनकी कीमत 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए है। तो सखा पूंजीवाद हुआ, खदानों पे कब्जा हो गया, कोई भी पॉलिसी बनी उस पॉलिसी में सखा पूंजीवाद हुआ, लाइसेंस में सखा पूंजीवाद हुआ। तो डेमोक्रेसी में ये बहुत गंदी टेंडेंसीज ये इमर्ज हुई, जिनको बाद में महात्मा गांधी चैलेंज करते हैं, जिसपे अपन जो मेरी बातचीत का जो तीसरा हिस्सा होगा वो इन्हीं तमाम चीज़ों को एड्रेस करने की एक कोशिश होगा। इसके साथ साथ काइफू ली, अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे मनुष्य को बर्बाद किए दे रहे हैं। काइफू ली की किताब आप पढ़िएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर पावर, AI सुपर पावर्स। तो चाइना और अमेरिका को, सिलिकॉन वैली को लेके उन्होंने लिखा है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कमांड करेगा वो पूरी दुनिया को कमांड करेगा। और कुछ विद्वानों ने तो यहाँ तक लिखा है कि 2045 तक एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि सिंगुलरिटी को वो एक ऐसी स्थिति मानते हैं जिस स्थिति में जो मनुष्य का सोच है, मनुष्य, अभी तो आप मनुष्य को क्वेश्चन दीजिएगा, मशीन को क्वेश्चन दीजिएगा, मशीन सॉल्यूशंस नहीं देगी। मशीन केवल ऑर्डर मानती है, ये कर दो, यहाँ आग लग गई है, बुझा दो, वापस आ जाओ, ये स्विच ऑन कर दो, स्विच ऑफ कर दो, इतने बजे का अलार्म चाहिए, इतने बजे का AC चाहिए, इतने बजे का वगैरह वगैरह, तो ये रोबोट जो काम कर रहे हैं। लेकिन जब सिंगुलरिटी की स्थिति आएगी तो यू पोज ए क्वेश्चन टू ए मशीन, टू रोबोट, वो दे विल प्रोवाइड बेटर सोल्यूशन देन व्हाट ह्यूमन बीइंग कैन थिंक। 100% रिप्लेसमेंट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। अब आपके मनुष्य की आवश्यकता नहीं, मशीन ही पूरा काम कर रही है। और जिस प्रकार से औद्योगिकरण हो रहा है, जिस प्रकार से जो मशीन्स, ऑटोमाइजेशन मशीनों का हुआ, एक व्यक्ति 10,000 आदमी, 15,000 आदमी का काम एक बटन से कर रहा है। तो मनुष्य की आवश्यकता नहीं है, लेबर भाग रहा है, बॉम्बे, सूरत, बड़ी बड़ी दूर, तमिलनाडु, कर्नाटका वगैरह वगैरह है, और बेचारों को रोटी नहीं है, जगह नहीं, पैदल चले आ रहे हैं। तो मनुष्य की आवश्यकता दी जाए। अब वो जब वो रिप्लेस करेगी सिंगुलरिटी मनुष्य को, तो उस टाइम मनुष्य की क्या स्थिति होगी, इस पे बड़ा एक दुखद फ्यूचर मुझे नजर आता है। इसी तमाम बातों को लेके कुछ बहुत अच्छी राइटिंग्स इटालियन राइटर्स ने, जर्मन राइटर्स ने, फ्रेंच राइटर्स ने लिखी। सिमन्स एक किताब है, और इस पूरी बात को हम लोग 2 हिस्सों में बांट सकते हैं जो स्थिति अभी वर्तमान है, एक यूटोपिया और एक डिस्टोपिया। यूटोपिया में जो बड़े उम्मीद जिनको अभी भी है कि सोसाइटी में सुधार होगा, ये सब कुछ अच्छे के लिए हो रहा है, उसमें स्टीफन डब्ल्यू हॉकिंग है और दूसरे तमाम लोग। और डिस्टोपिया में वो स्थिति है, आप ब्लैक मिरर वगैरह जो आप अगर आप देख सकते हैं या देखते हो टेलीविजन सीरियल्स, आप उसमें देखिएगा क्या कितनी भयावह स्थिति इस समाज में हो गई है। और एक राइटर है जॉर्ज ऑरवेल की 1984 पढ़ो, एनिमल फॉर्म पढ़ो, वो डिस्टोपिया का साहित्य, कैसे आपके ऊपर निगाह रखी जा रही है, कैसे आपकी प्रत्येक गतिविधि पे दूसरा व्यक्ति रखे हुए है। तो आपका जो स्वायत्त है, जो आपका इंडिपेंडेंस है, जो आपकी सेल्फ है, जो आपके खुद का दिमाग का काम करने का तरीका है, उस सब के ऊपर किस प्रकार से कंट्रोल हो रहे हैं। तो ये सब कुछ जो चीज़ें हैं वो हमको उन तमाम बातों को प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सोचें कि इसके क्या सॉल्यूशंस कभी दिए जा चुके हैं या किसी ने ये सॉल्यूशंस दिए हैं। इसके साथ साथ आप देखिए अर्थव्यवस्था की स्थिति देखिए, दुनिया के जो 8 बड़े अरब खरबपति हैं, जिसमें फेसबुक के मालिक हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स हैं, जिसमें एक मैक्सिको के पूंजीपति हैं, जिसमें ज़ारा के मालिक हैं, जिसमें अमेज़न के मालिक हैं, और ऐसे तमाम लोग, वॉरेन बफेट हैं। तो ये सब 8 लोगों के पास दुनिया की 50% पूरी पूंजी है, उसके ऊपर ये 8 व्यक्ति काबिज है। ये है रुथलेस
माइंड बॉगलिंग, पागल कर देने वाला पूंजीवाद। 8 लोगों के पास दुनिया का आधा पैसा है। अभी कुछ स्टडीज जो हमको बता रही हैं वो ये बता रही हैं कि 2030 तक इन 8 लोगों के पास दुनिया का 75% रिसोर्सेस और पैसा होगा। आज भी अगर दूसरे अर्थशास्त्रियों के आप आंकड़े देखें तो वो ये बताते हैं कि 1810 पूंजीपति दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास 7.6 ट्रिलियन डॉलर्स है। ठीक है, हमारे यहाँ भी एक हैं जो मकान बना दिया उन्होंने, लंबा चौड़ा कुछ 100 करोड़ रुपए का, 1000 करोड़, पता नहीं, गॉड नोज, बिग हाउस। तो ये सब जो है इतनी अंधी, ये तो पूंजीवाद नहीं था, ये तो उदारवाद नहीं था, ये तमाम और बातें वो नहीं थी जिनको सोचते हुए, जिसको कैरोल काडवाल्डर भाषण में कहती हैं, जिसको दूसरे और तमाम लोग जिन बातों को सोचते हैं। तो इतनी भयावह स्थिति है। और अंतिम अगर कोई बात अगर थोड़ी सी मैं टच करूं यहाँ पे, तो इन्वायरमेंट वगैरह को लेके है, जो आप सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और ये कोरोना, ये भी पूंजीवाद की देन है। कैसे मतलब बनाए जाते हैं, कैसे उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, कैसे क्या है, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थेरीज है। उन थेरीज में अभी नहीं जाना चाहूँगा। कभी कोरोना स्पेसिफिक अगर कभी बात होगी, अगर मुझे मौका लगेगा, तो अपन सब लोग ये बातें करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये व्याख्यान का मेरा आधा हिस्सा हो गया है। मैंने कहा था कि 3 हिस्से होंगे। तो भारतीय विचारक को कैसे समझा जाना चाहिए और क्यों हमको तमाम और सारे टूल्स की आवश्यकता है भारतीय विचारक को समझा जाने के लिए, जो यूरोप के विचारक को समझा जाने के लिए नहीं। क्योंकि एक परंपरा है, एक लाइन है, उसमें चले आइए, इधर जाएंगे, फिर ऐसे होंगे, फिर ऐसे होंगे, फिर उसकी आलोचना करेंगे, उसका समर्थन करेंगे और पहुंच जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ जो भी विचारक हैं, तो वो फिर मॉडर्न में, अगर मॉडर्न इंडिया की बात करें तो पेरियार, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, डॉक्टर लोहिया, जवाहरलाल नेहरू, ये सब लोग जो हैं वो बहुत अलग प्रकार से। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि इनके ऊपर भारतीय परंपराओं का प्रभाव नहीं, बिल्कुल है। और बिना उन प्रभावों के वो विचारक भी नहीं बन सकते, वो एक्टिविस्ट भी नहीं हो सकते। उन्हीं उसी परिवेश ने और उन्हीं के प्रभाव ने इनको ये डायरेक्शन दिए और उनको तमाम वो बातों पे सोचने के लिए मजबूर किया, जो बातें भारतीय समाज के परिवर्तन में, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में, जो नेशनल डेवलपमेंट में, जो रोल व्यक्ति का होना चाहिए, जो रोल स्टेट का होना चाहिए, जो रोल और तमाम इंस्टीट्यूशंस का होना चाहिए, उसके ऊपर इन लोगों ने सोचा। और कौन कौन सी वैल्यूज़ को हम कितना महत्व दें, उन वैल्यूज़ को के ऊपर आधारित उनके विचार हैं। इसीलिए पाश्चात्य विचारकों को, उनकी अवधारणाओं को, शब्दों को समझने के साथ साथ हमको पूरी पूरी भारतीय परंपरा की भी जानकारी जब होती है, तब हम लोग महात्मा गांधी और दूसरे भारतीय, जो आधुनिक भारतीय विचारक हैं, उनको हम लोग ट्रेस कर सकते हैं। एंशियंट तो अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट थे। कोई मटेरियलिज्म है ना, और ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत वगैरह वगैरह। कोई योगा कर रहा है, कोई आयुर्वेद का काम कर रहा है, कोई न्याय की बात कर रहा है, कोई वैशेषिक और वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट, वो लिंकेजेस नहीं है, लेकिन यूरोप में लिंकेजेस है। इसीलिए मतलब वो तमाम चीज़ें मैंने कही। और ये कॉन्टेक्स्ट है, और ये कॉन्टेक्स्ट इतना भयावह है, इसमें मनुष्य कमतर और छोटा होता जा रहा है। जो आज आप सड़कों पे महसूस कर लीजिएगा, 4 साल का 5 साल का बच्चा बिना चप्पल के गर्म सड़कों पे चला जा रहा है। एक माँ बनने वाली महिला सड़कों पे पैदल चली जा रही है और एक बच्चे को कंधे पे लिए हुए। तो इस तमाम परिवेश ने जो इनसेंसिटिव हम लोगों को बनाया है, इनसेंसिटिविटी, तब फिर हम लोग प्रोवोक करते हैं, हम लोग इवोक करते हैं, सॉरी प्रोवोक नहीं, इवोक करते हैं महात्मा गांधी जैसे विचारकों को। तब हम लोग पीछे मुड़ मुड़ के बार बार देखते हैं कि महात्मा गांधी की क्यों हमें आवश्यकता है, महात्मा गांधी ने क्यों इन सब का विरोध किया, महात्मा गांधी ने क्यों पाश्चात्य सभ्यता का पुरजोर विरोध किया, महात्मा गांधी ने क्यों विलेज कम्युनिटी की बात की, महात्मा गांधी क्यों सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे थे।
यहाँ पे जब महात्मा गांधी पे मैं बातचीत शुरू करता हूँ तो फिर मैं अपने छात्रों से भी कहता हूँ कि मैं महात्मा गांधी को भगवान नहीं समझता। महात्मा गांधी महान थे, उनका जो योगदान है वो दुनिया के और किसी दूसरे व्यक्ति का योगदान इतनी बड़ी मानवता, साउथ अफ्रीका, हिंदुस्तान की आज़ादी में और दूसरे तमाम बातों में और दुनिया के बहुत सारे ऐसे आंदोलनों में जो योगदान अभी तक आज तक है, दे रहे हैं और देंगे, वो उतना बड़ा नहीं रहा। तो महात्मा गांधी की आलोचनाएं भी होना चाहिए। महात्मा गांधी की जो कंट्रोवर्सीज है उन कंट्रोवर्सीज पे भी बात होना चाहिए। उनके जो डिबेट्स हैं, जो अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर के साथ हैं, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ हैं, जो जवाहरलाल नेहरू के साथ हैं और दूसरे लोगों के साथ जो उनके रोमा रोला के साथ जो उनके डिबेट्स हैं, इन सब के ऊपर बहुत गहन और अच्छे तरीके से बड़ी क्रिटिकल दृष्टिकोण के साथ बातचीत होना चाहिए। तो अब मैं थोड़ा सा महात्मा गांधी के ऊपर बोलना चाहूँगा। मेरे ख्याल से मैं करीब 40-45 मिनट बोल चुका हूँ, जितना भी समय इन लोगों के पास और हो। तो महात्मा गांधी पे बात करने के पहले ये मैं कुछ चीज़ें ये कहना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी ने जो कुछ बातें ऐसी रखी हैं जो एकदम अलग है, जो ऑल्टरनेटिव, जैसे कि मैं एक कंट्रोवर्सी से ही शुरू करता हूँ जो अम्बेडकर और गांधी पे बार बार लोग करते हैं। तो जब मैं कह रहा था कि मैं भगवान नहीं मानता हूँ, भगवान में कोई दुर्गुण नहीं देखे जाते हैं, तो पूरी की पूरी कहानी जो अभी आज है वो कहानी ये है कि गांधी के खिलाफ किसी को खड़ा कर दीजिएगा। अभी उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को खड़ा करने की कोशिश की है। नेहरू के खिलाफ एक को खड़ा कर दीजिएगा, पटेल को खड़ा करने की कोशिश की है, सुभाष चंद्र बोस को खड़ा करने की कोशिश की, तो जिससे कि वो बी लिटिल होते रहे, वो दैट इज नॉट पॉसिबल, वो हो भी नहीं पाएगा। तो एक अलग प्रकार से अपनी बातचीत में रखना चाहता हूँ वो ये है कि महात्मा गांधी समाज में, भारतीय समाज में एक परिवर्तन चाहते थे। और फ्रांसिस फ्रैंकिल को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वो ये कहते हैं कि ग्रेजुअल रेवोल्यूशन की बात करते हैं। तो गांधी का जो ग्रेजुअल रेवोल्यूशन है वो है जिसमें मतलब गांधी जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, गांधी एक स्ट्रक्चरल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन उस पूरे के पूरे सोशल स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन में वायलेंस नहीं, कंट्राडिक्शंस नहीं, जो और तमाम चीज़ों में होते हैं, वो उसको अपने तरीके से बिना समाज में कोई कंट्राडिक्शन, कोई द्वेष, कोई डिविजिव आइडियोलॉजी, कोई इस प्रकार के उपयोग न करते हुए वो उसको समाहित करने की कोशिश करते हैं। और अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर अंबेडकर को भगवान मान के गांधी की आलोचनाएं प्रस्तुत करते हैं। कुछ लोग महात्मा गांधी को भगवान मान के डॉक्टर अंबेडकर की आलोचनाएं प्रस्तुत करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं और उनमें से मेरे ख्याल से मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो जो भी उन लोगों ने, डॉक्टर अंबेडकर ने जो बहुत अच्छे प्रयास किए, जो महात्मा गांधी ने बहुत अच्छे प्रयास किए, तो उनमें कहाँ सामंजस्य है और उन दोनों को मिलके भारतीय समाज को कितने अच्छे तरीके से और सुसंस्कृत तरीके से, सुदृढ़ तरीके से भारतीय समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है। और इसमें जो भी विरोधाभास हैं, जो ऊंच नीच की बातें हैं, उन बातों को कैसे हम लोग दोनों के विचारों को मिला के संहित करके वो कर सकते हैं। तो इसमें आप मेरी आलोचना भी कर सकते हैं और आप कह भी सकते हैं कि मैं जो सोच रहा हूँ वो गलत, इस पर डिबेट कभी और, लेकिन इस पर बोलूँगा जरूर। कभी भी अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं इस चीज़ पर जरूर बात करूँगा कि डॉक्टर अम्बेडकर और महात्मा गांधी को समझने के लिए क्या किया जाना चाहिए और उनमें क्या क्या विरोधाभास हैं और क्या क्या उनमें समानता है। तो वो ग्रेजुअल स्ट्रक्चरल चेंज की महात्मा गांधी बात करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, रोमर रोला को अगर आपने पढ़ा हो, रोमर रोला एक फ्रेंच राइटर थे, फिलोसोफर थे और बहुत उन्होंने पत्र लिखे, करीब 4000, उसमें 400 पत्र महात्मा गांधी से उनके एक्सचेंज हुए। दोनों
लगभग कमोबेश एक ही उम्र के थे, लेकिन पूरी उम्र गुजरने के बाद अंतिम पड़ाव पे दोनों की मुलाकात होती है और रोमरोला उनको बार बार लगातार लिखते रहते हैं कि जो लेनिन के एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो स्टालिन के एक्सपेरिमेंट्स हैं, और उस प्रकार से सोशल ट्रांसफॉर्मेशन किया जाना चाहिए, रेवोल्यूशन किया जाना चाहिए, आप उन टूल्स का यूज क्यों नहीं करते? तो महात्मा गांधी ने पूरे के पूरे, जो महात्मा गांधी का रेडिकल, जैसे कि फ्रेंकिल कहते हैं कि पूरा का पूरा जो उनका आंदोलन था, वो आंदोलन एक ग्रेजुअल रेवोल्यूशन की बात करते हैं, वो रेडिकल चेंजेस की बात नहीं करते, वो वायलेंट चेंजेस की बात नहीं करते हैं, वो उठा पटक और दूसरे को परिवर्तन करने की बात नहीं करते हैं, लेकिन एक ग्रेजुअल चेंज की बात करते हैं। यहाँ पे गांधी की बड़ी आलोचनाएं भी की जाती हैं, महात्मा गांधी की। उस आलोचना में सबसे पहली आलोचना तो ये है कि महात्मा गांधी ने गांव का समर्थन किया। अब देखिए, सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि महात्मा गांधी कभी खुद गांव में नहीं रहे, और उसके बावजूद भी वो गांव की जो स्ट्रेंथ है, जो गांव में प्रेम है, जो एक फेस टू फेस इंटरेक्शन उस सोसाइटी में होता है, जो कम्युनिटी के जो क्रिएटिव एस्पेक्ट्स हैं, उन सब एस्पेक्ट्स में बड़ी उनकी आस्था थी। और यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि ये एरोगेंस के डब्बे हैं, अज्ञान के डब्बे हैं, यहाँ जातिवाद पनपता है गांव में, और ये फैक्ट भी है। मॉडर्न एजुकेशन नहीं थी, तमाम बातें बहुत सारी। तो महात्मा गांधी को गांव में, कम्युनिटी लाइफ में बहुत अधिक विश्वास था। उस दौर के अगर पूरे के पूरे समाज का अगर हम लोग अध्ययन करते हैं, तो वो समाज था जहाँ मैनुअल लेबर और मेंटल लेबर में बटा हुआ समाज। तो मेंटल जो लेबर था, वो ज्ञान, पढ़ो लिखो पढ़ाओ, ऊंची जातियों के पास, और जो मैनुअल था, स्कैवेंजिंग और दूसरी तमाम बातें, वो सब जो जिन्हें वो नीची जाति स्वीकार किया गया था उस दौर में, उन सब के पास। तो वो आप मेहनत का काम आप कीजिएगा, और जो ज्ञान से संबंधित है, जो शारीरिक श्रम से संबंधित नहीं है, वो सब हम करें। महात्मा गांधी ने समाज में जाति का महत्व समझते हुए उन्होंने कहा कि इसमें जो कास्ट है, उसका जो क्रिएटिव एलिमेंट है, जो उसमें कम्युनिटी फीलिंग है, जो उसमें एक दूसरे के प्रति भावनाएं हैं, उनका सबका बहुत अच्छे तरीके से उपयोग किया जा सकता है। और बिना उसको डिस्टर्ब किए हुए, बिना कोई रेडिकल चेंज के, बिना उसको चैलेंज किए हुए, महात्मा गांधी क्या करते हैं? मैनुअल लेबर, वो बाथरूम साफ करने लगे। उस टाइम जो भी ऊंची जाति के लोग थे, बाथरूम साफ नहीं करते। ये बात दूसरी है, गांव में जाके हम अपनी मूछ पे ताव दे के कहें कि साहब हमारा बाथरूम कोई और साफ करेगा, लेकिन शहर में एक कमरे के मकान में वो बाथरूम में रहते हैं, तो हम अपना सब बाथरूम मकान बर्तन वगैरह सब कुछ खुद ही करते हैं। हिपोक्रेसी। तो गांधी जी टॉयलेट साफ करते हैं, दलितों के टॉयलेट साफ करते हैं, कांग्रेस अधिवेशनों में टॉयलेट साफ करते हैं, अपने आश्रम के टॉयलेट साफ करते हैं। और यहाँ पे वो एक चीज जो जीवन में एक बार हुई, जो कस्तूरबा गांधी के साथ जो उनके हिंसक जो व्यवहार था, बर्ताव था, वो भी इसी दौर में होता है। और वो उनसे कहते हैं कि आपको अपना बाथरूम साफ करना पड़ेगा, जो उनकी ट्रेडिशनल मानसिकता थी, गुजरात का बैकग्राउंड था, एक रईस परिवार से थी, तो वो सब बातें थी। लेकिन फिर वो अंततः गांधी की हिंसक जो प्रवृत्ति है, या जो भी थोड़ा बहुत जो हिंसा वो करते हैं, वो कस्तूरबा गांधी के खिलाफ वो प्रदर्शित कर देते हैं। यहाँ पे गांधी दो चीजें करते हैं, एक डिग्निटी ऑफ लेबर, कि कोई भी काम बुरा नहीं, और दूसरी बात, बिना जो हायर कास्ट, जो भारतीय सोसाइटी की हायरकी है, बिना उसको चैलेंज किए हुए, बिना उसमें हिंसा डाले हुए, और बिना और तमाम बातों के वो लोग उसको करते हैं। तो धीरे धीरे लोगों में ये चीज शुरू हो जाती है। ये 1930 के आसपास की बात है, और 1919 में भी ऐसी कोई एक बात की गई थी। एस्केवेंजर्स के पैर धोए गए और कहा गया साहब ये डिग्निटी ऑफ लेबर है, ये सेवा भाव है,
वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें। तो दिस इज हाउ ये सब कुछ हो रहा है। यहाँ से एक चीज और शुरू होती है कि एक और तो जो ग्रेजुअल चेंजेस सोसाइटी में महात्मा गांधी बिना कंट्रडिक्शन, बिना वायलेंस, बिना कॉन्फ्लिक्ट के चाहते थे, क्योंकि वो हिंसा पसंद नहीं करते थे, वो अहिंसा के पुजारी थे। बिना इन सबको किए हुए वो सब काम करते रहते। सोसाइटी में कंट्रडिक्शन ना हो, आपस में भेदभाव ना हो, सोसाइटी डिविजिव ना हो, और इसमें जो भी एलिमेंट्स एक दूसरे को जोड़ के रख सकते हैं वो एक दूसरे को जोड़ के रखे रहें और वो सब एक दूसरे से मिलते रहें। तो यहाँ पे वो करते हैं और उसी माध्यम से वो फिर लोगों की सेवा करने लगते, बहुत ज्यादा सेवा करते। आप देखिएगा साउथ अफ्रीका के एक्सपीरियंसेस जो है, महात्मा गांधी ने जो एक्सपेरिमेंट्स वहाँ किए, जिसने महात्मा गांधी को महात्मा गांधी बनाया, वो बहुत अद्भुत एक्सपेरिमेंट्स थे। अगर आप पढ़िए साउथ अफ्रीका का इतिहास तो अद्भुत। कौन कौन से लोग थे, मिली पोलक, मिडी पोलक, पोलक, सोंजा, एक अद्भुत चरित्र, उनकी स्टेनो थी। तो वो सब बहुत अद्भुत है। वो हम लोग नहीं जानते, पढ़ते भी नहीं, लेकिन वो पढ़ा जाना चाहिए। वो सब एक्सपेरिमेंट जो गांधी के होते हैं, वो गांधी को महात्मा गांधी हटा के बना देते। तो वो उस सोशल परिवर्तन की बात करते हैं। इसमें जो ब्लेस कम्युनिटी, विलेज कम्युनिटी और आपकी जो कास्ट वगैरह की बात करते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट वो ये भी डालते हैं मैनुअल लेबर के साथ साथ, कि हमको करना है, सबको अपना काम करना है डिग्निफाइड, हर लेबर डिग्निफाइड। उसमें नैतिक एलिमेंट डालते हैं। नैतिक एलिमेंट कैसे कि वो ये कहते हैं कि सोसाइटी में अगर कहीं पे भी कोई गुनाह हो रहा है, समाज में अगर कहीं पे भी कोई बुराई हो रही हो, उस बुराई को वो खुद अंगीकार करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे कि एपीएस चौहान ने कोई क्राइम कर दिया है तो ये अकेले एपीएस चौहान का क्राइम नहीं, इस क्राइम में जो भी समाज के और उनके आसपास के लोग हैं, सब लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन, क्योंकि वो उसको उस प्रकार से ट्रेन नहीं कर पाए, उस प्रकार से उसको समझा नहीं पाए। और जो दायित्व बोध समाज का एक व्यक्ति के प्रति होना चाहिए, वो समाज उस दायित्व में के निर्वहन में they fail to compile or to do that duty। तो वो सब कहते हैं। और इसीलिए गांधी ये कहते हैं कि कोई आप नियम तोड़ें और भाग जाएं, ये नहीं होना चाहिए। आप नियम तोड़िए और सजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। आप नियम तोड़िए और कहिए हाँ मैंने नियम तोड़ा है, मैं इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, ये नियम गलत था, लेकिन चूंकि सजा का प्रावधान है इसलिए मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। तो इस प्रकार से जो कम्युनिटी की भी जो दिक्कतें हैं, जो द्वेष है, जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों को ओन करना और खुद को पनिश करना, उसके लिए ये उन्होंने ये मॉरल एलिमेंट उसमें डाला है। मेरा बेटा गड़बड़ कर रहा है, मेरे समाज के लोग, मेरे स्टूडेंट्स गड़बड़ कर रहे हैं, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यही गांधी उपवास करते हैं। आप देखिएगा उपवास जो मनुष्य के पास सबसे बड़ी चीज है वो है जान। वो जान देने के लिए तैयार है। कलकत्ता में हम अनशन पे बैठ गए। जब पता पड़ा लोगों को कि साहब गांधी जी तो मरने ही वाले हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, हम अपने दंगे खत्म करते हैं। बिकॉज ही वॉज ओनिंग दैट मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दोज राइट्स, इसमें मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं इनको ढंग से समझा नहीं सका, मैं सोसाइटी को साथ लेकर नहीं चल सका। वही चीज दिल्ली में होती है। दिल्ली में दंगे होते हैं, महात्मा गांधी फिर आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं, फिर कहते हैं कि हम जान दे देंगे, और क्योंकि मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ, ये मेरे समाज का इशू है। तो उसमें जो मॉरल एलिमेंट जो मॉरल गला गड़बड़ हो रहा है, पानी भी नहीं है मेरे पास, तो जो गला जो मॉरल एलिमेंट उसमें डालते हैं कि ओइंग द फॉल्ट्स, द क्राइम्स ऑफ अदर्स ऑन सेल्फ, और धीरे 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 महात्मा गांधी के सेक्रीफाइस को लेके होते। यहाँ डॉक्टर अंबेडकर का जो पुनः पैक्ट वगैरह होता है, वो भी जब महात्मा गांधी भी बैठ जाते हैं कि साहब अब तो हम मर ही जाएंगे, अगर पैक्ट हो जाएगा तभी उठना है,
तो हाई सेक्रीफाइस, और उनमें वो जो मॉरल एलिमेंट महात्मा गांधी उसमें डालते हैं और उसको करते हैं। तो मेरे ख्याल से है कि शायद 1 घंटे के आसपास ये हो गया होगा, और थोड़ा गला भी मेरा गड़बड़ कर रहा है। यहाँ पे बातचीत का जो अंतिम बात जो मैं और रखना चाहता था कि उन्होंने जो मैनुअल मेंटल लेवल था, जो फिजिकल मेंटल लेवल था, जो स्पिरिचुअल और मैनुअल जो लेवल था, इन सबको उन्होंने दरकिनार करते हुए, बिना चैलेंज किए हुए, बिना वायलेंस के, बिना कॉन्फ्लिक्ट के, बिना कंट्रडिक्शंस के, खुद उन्होंने वो अंगीकार किया, और उनको देखते हुए बहुत सारे लोगों ने अंगीकार किया। और गांधी जी ने उन सबको करने के लिए फिर बहुत सारी समितियां बनाई। उन समितियों में जैसे कि खादी बनाने की समिति है जो आज तक भी चल रही है, मेरे ख्याल से दैट इज द ओनली समिति विच कुड सस्टेन इटसेल्फ सच अ लॉन्ग टाइम। फिर उन्होंने महिलाओं के लिए अलग समितियां, उन्होंने जो हरिजन थे, मैं आई एम सॉरी, मतलब नॉट यूजिंग दैट वर्ड टू ह्यूमिलेट, पर द वर्ड ही यूज्ड, जो मार्जिनलाइज्ड थे उन लोगों के लिए समितियां, आदिवासियों के लिए, मोहल्ला के सुधार के लिए, खादी के प्रचार प्रसार के लिए, विचारधाराओं के प्रचार प्रसार के लिए, इंस्टीट्यूशंस जैसे काशी में जामिया या दूसरे और इंस्टीट्यूशन बनाए, वो सब बातें जो गांधी कर रहे, समितियों के माध्यम से सेवा सेवा भाव, तो वो लोगों की सेवा करते हैं और उन समितियों के माध्यम से करते हैं। अब महात्मा गांधी के जाने के बाद से लेकर अभी तक जो दिक्कतें आई, जो वो सेवा भाव समाप्त हुआ, और वो पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशंस ही खत्म हो गए खादी को छोड़, लेकिन उसको फिर कुछ लोगों ने पकड़ लिया। तो आदिवासी सेवा समिति भी है, महिला सेवा समिति भी है, और वगैरह वगैरह बहुत सारी सेवा समिति भी हैं, पैर छूने और पैर धोने वाली समिति भी है। लेकिन उन समितियों का जो रोल है, वो रोल बहुत डेवास्टेटिंग, बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव, वेरी डेंजरस। वो जाते हैं समिति और सेवा के लिए, लेकिन वहां पे डिविजिव आइडियोलॉजी की वो ट्रेनिंग देते हैं। वो एक समाज को दूसरे समाज से लड़वाने की कोशिश करते हैं, एक समाज में दूसरे समाज के प्रति वो विद्वेष उसमें डालने की कोशिश करते हैं। और उसी प्रकार से है जैसे 1919 में पैर धो के ये कहा गया कि साहब हम सेवा में विश्वास रखते हैं, और हो रहा है। लेकिन महात्मा गांधी उसको अंदर से करना चाहते थे। महात्मा गांधी जो भी सामाजिक कंट्राडिक्शंस हैं, उन कंट्राडिक्शंस को वो बिना वायलेंस के, बिना किसी कंट्राडिक्शन के, बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के, वो उस पूरी सोसाइटी को करना चाहते थे। और जो विलेज सोसाइटी है, जो हायरकी है सोसाइटी में, उन सबको बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए वो समर्थन नहीं करते। अब ट्रेजेडी गांधी जी के साथ ये होती है कि जो उच्च वर्ग है, जो अर्बन एलिट्स और जो दलित वर्ग है, दोनों ने गांधी जी को छोड़ दिया। हमारे एक बड़े अच्छे प्रिय मित्र हैं मनीष तिवारी जी, मंत्री भी रहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उनका एक ट्वीट था कि ब्राह्मण्स आर द मोस्ट परसिक्यूटेड कम्युनिटी इन इंडिया लाइक ज्यूज। पंडित यहाँ बड़े परेशान हैं हिंदुस्तान में, जैसे कि जूस पूरी दुनिया में परेशान किए जाते हैं। क्यों परेशान है? 71% ब्यूरोक्रेसी में है, 70% एकेडमिया में है। उनकी परेशानी केवल ये है कि इन 70 सालों में ये जो 30% कम हुआ है, ये कैसे कम हो गया। तो यहाँ तो जो अर्बन एलीट है वो गांधी से दूर हो रहा है कि साहब ये केवल गांधी की वजह से है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के कारण है कि हम लोगों का जो 100% हुआ करता था अब केवल 71% और 70% रह गया। दलित चूंकि थोड़ा वो धर्म के ऊपर भी उनका वो था, डॉक्टर अंबेडकर के जो डिबेट्स हैं, उन डिबेट्स को इस तरीके से उछाला भी गया है कि गांधी अंबेडकर जी के विरोधी थे, डॉक्टर अंबेडकर के, और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। तो ये हमारी ट्रेजेडी भी है।
हमारी जो 3 ट्रेजेडीज यहाँ पे इकट्ठी होती हैं वो ये है कि एक तो जो एलीट्स थे, जो सवर्ण थे, उन लोगों ने, जो मार्जिनलाइज थे उन लोगों ने, दोनों ने मिलकर गांधी को छोड़ दिया। इसलिए गांधी को पढ़ा जाना चाहिए और सही पर्सपेक्टिव में समझना और समझा जाना चाहिए। दूसरी बात, जो महात्मा गांधी की सेवा का जो मामला था, सेवा समितियों का, वो सेवा समिति कांग्रेस तो भूल ही गई, सेवा नहीं, कुछ और करने के लिए तैयार है। वो रिवाइव होना चाहिए। आज मैं बहुत, मेरा बड़ा सौभाग्य कि ये जो माइग्रेंट लेबर्स पैदल चले आ रहे हैं, कुछ कुछ तो ऐसी कहानियां हैं ग्वालियर के आसपास से निकली हैं। जो लोग, एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अरविंद दुबे, आँख के बड़े सर्जन है मध्य प्रदेश के, मेरे बड़े भाई। उनकी एक ही बहन थी जो मेरी क्लास फेलो थी। वो करीब 600 लोगों को रोज खाना खिलाते। उनका कहीं फेसबुक पे नहीं, उनका कहीं फोटोग्राफ नहीं, उनका कहीं कुछ नहीं, बस केवल ये है कि हमको खाना खिलाना है। तो हम लोग भी ऐसे, कुछ लोग भी जाके कई बार उनके साथ खड़े हो जाते हैं। एक ऑटो रिक्शा से, मेड्रॉस से एक लड़की, एक लड़का, उसकी माँ, उसके पिता ऑटो रिक्शा से चल पड़े, ग्वालियर से निकले। तो हम लोगों से प्रभावित होके एक पुलिस ऑफिसर, एक लड़की है ग्वालियर में, वो लोग भी वहाँ खड़े होने लगे, सर हम भी आदमी खाना बांटेंगे। तो जैसे उसकी कार, उसकी वो पुलिस वाली व्हीकल देखते थे, और कोई ट्रक रुकता नहीं था भाई, वो तो सवारी भर के भाग रहे थे। उसकी गाड़ी फिर पीछे खड़ी कराई गई, फिर लोगों ने रुकना शुरू किया, सबको पानी। बड़ी अजीब अजीब स्टोरीज। एक औरत अपने बच्चे को लेकर चली जा रही थी, उससे पूछा गया, भाई कि तुम्हारे साथ कोई आदमी नहीं है? कहने लगे, साहब वो रास्ते में मर गया। यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है IITTM, वहाँ रमाशंकर सिंह जी हैं, पुराने सोशलिस्ट हैं। उनसे रिक्वेस्ट की गई डॉक्टर दुबे द्वारा, उन्होंने उसको क्लास 4 में रख लिया। उन्होंने कि बेटा, जब तक तुम जिंदा हो, जब तक करना चाहो, यहाँ पे रहो, तुम्हारे बेटे की पढ़ाई मुफ्त, और आप रहिएगा और आपको तनख्वाह दी जाएगी। तो ऐसे जो सेवा सोसाइटीज थी, जो महात्मा गांधी से प्रेरित होके, हमें कोई नाम नहीं चाहिए, मैं अपने मोहल्ले की और अपने आसपास की सफाई में खुद करना चाहता हूँ, क्योंकि डिग्निफाइड है, साफ रखेंगे, दूसरा मुझे देख के साफ रखेगा। मैं दबाव देके आपसे साफ नहीं करा सकता। तो पड़ोसी से कहे तू साफ कर, नहीं भाई तू भी नहीं कर रहा, तेरा भी हम साफ कर देते। वो महात्मा गांधी का था, यू सी मी इफ यू कैन चेंज योर सेल्फ, चेंज। थोपा हुआ कोई ऐसी चीज नहीं। तो वो सेवा समितियां, और दोबारा से गांधी को पढ़ने की आवश्यकता, गांधी को अंगीकार करने की और सही पर्सपेक्टिव में समझने की आवश्यकता, अंगीकार करने की आवश्यकता, ये सब मतलब जो बातचीत का हिस्सा है वो है। इसमें मैं निश्चित रूप से, मैंने जानबूझ के कुछ कंट्रोवर्सीज भी उठाने की कोशिश की है, जिससे कि अंशु जी मुझे दोबारा कभी मौका दें कि साहब इन कंट्रोवर्सीज को आप एड्रेस कीजिएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे, और बड़े जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे उनके कभी जवाब भी दूंगा मैं। अभी तो क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी वगैरह कुछ जानता नहीं हूँ। कल 8 घंटे मैंने कोशिश की अपना एक लेक्चर भेजने के लिए, जो मैं भेज नहीं पाया। तो ज़्यादातर मेरी निगाह केवल मेरी शक्ल के ऊपर है, जो मुझे अपने लैपटॉप में नज़र आ रही है। मैं आपके क्वेश्चंस नहीं पढ़ सका, आपकी क्वेरीज नहीं पढ़ सका। आप क्वेरीज दीजिएगा। आप चाहें तो अंशु जी से मेरा मेल ID ले सकते हैं, और नहीं तो APS Chauhan CHOUHAN @gmail.com, आप जितनी भी क्वेरीज चाहेंगे और जो भी आप मुझे भेजेंगे मैं करूँगा। तो ऐसी परिस्थिति में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मनुष्य को रिप्लेस करने की कोशिश कर रही है, जब प्रजातांत्रिक रूप से चुने हुए लोग प्रजातांत्रिक संस्थानों को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, जब इतनी अंधी पूंजीवाद और नव उदारवादी व्यवस्थाएं, वैश्विक व्यवस्थाएं हो गई हैं, जिससे कि 8 लोगों के पास दुनिया का 50% पैसा पहुंच गया है, जिसमें टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा दुरुपयोग है कि वो दूर बैठे हुए, अमेरिका में बैठे हुए, सिलिकॉन वैली में बैठे हुए लोग ये बता सकते हैं कि APS चौहान को किस चीज से भय लगता है और कौन चीज इसको पसंद है, उसका वो उपयोग दुरुपयोग वो कर सकते हैं। ठीक है, इन तमाम बातों को लेके, और गांधी को जानबूझ के मैंने, जो उनके जेंडर का एस्पेक्ट है,
जो उनके महिलाओं से रिलेशंस थे, जो महिलाओं से बातचीत में महात्मा गांधी सीख रहे हैं, वो थ्रू आउट द लाइफ वो सीखते ही रहते हैं, अपनी नौकरानी से लेके अपनी मदर से, अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से, और दक्षिण अफ्रीका में, इंग्लैंड से, इंग्लिश लेडीज से, जहाज में चलते हुए, वो ही वॉज अ स्टूडेंट थ्रू आउट हिज लाइफ, वो सब सीखते रहते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग डिबेट्स हैं उस पर, कभी जो जेंडर रिलेशंस हैं उनके उस पर, कभी साउथ अफ्रीका का आंदोलन है उस पर, जो टैगोर और गांधी की जो थोड़ी सी, महात्मा गांधी ने कहा एक बार कि ये जो भूकंप आते हैं ये हमारे सिंस, हमारे जो गुनाह हैं उनकी वजह से आते हैं, तो वो जो है स्पिरिचुअलिटी को आगे करते हैं। इस पर फिर रविंद्रनाथ टैगोर के साथ बड़ा इंटरेस्टिंग डिबेट है। नेहरू का सोशलिज्म और वगैरह वगैरह को लेकर 1931, और उसके बाद बहुत सारे लेटर एक्सचेंजेस हुए, वो तमाम बातें हैं। रोवर रोला से उनकी मुलाकात, रोवर रोला से उनके डिबेट्स, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जो उनके डिबेट्स हैं, इन सबको जानबूझ के मैंने बहुत कम कम उसका मैं जब फ्लाइंग पासेस, आई मेड सम फ्लाइंग पासेस ऑन दिस बिकॉज आई वांट कि जो जो भी स्टूडेंट सुन रहे हों वो सोचें और फिर वो प्रश्न करें मुझसे, मैं उनके जवाब दूंगा, और जब भी मुझे आवश्यकता होगी मैं आप लोगों के बीच में रहूंगा। और टिपिकल एक चौक डस्टर वाला शिक्षक हूँ मैं। ये सब कुछ तो मैं कर ही सकता हूँ। मेरे ख्याल से अब मुझे, आई मस्ट स्टॉप नाउ। थैंक यू वेरी मच। 44